discuss the new topic that is the nuclear forces. Okay, so nuclear forces के बारे में हम बात करते हैं. अभी तक हमने कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा है. सो द फोर्स दैट डिटरमिन द मोशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा फोर्स जो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिटरमिन करता है, हम उससे फेमिलियर हैं और उसको हम कूलम फोर्स बोलते हैं. हम डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये रहा हमारे पास. हम एक एटम का डायग्राम आपके साथ बनाते हैं. दिस इज द न्यूक्लियस एंड this is the this is the center of the nucleus. Okay, and this is the path of electron. So ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब इसमें हम जानते हैं कि ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, orbital electron will remain bound to the nucleus of the atom. So this is because of the Coulomb force of attraction between these two charges, positive charge of the nucleus and an electron. So this is the Coulomb force, that is 1 by 4 pi epsilon 0. So this is q1 q2 upon r square. So this distance is r. Okay, so here Q1 is some the positive charge in the nucleus, and Q2 is a charge on an electron. So the Coulomb force that comes into play between the electron and the positive charge is 1 by 4 pi epsilon 0. This is ZE square upon R square. So we know about this Coulomb force only. हम देखें कि जो ये कूलम फोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन को इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में बांधे रखता है. हम देखते हैं कि जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, हमने बाइंडिंग एनर्जी कर में पढ़ा कि जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, दिस इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज मच लार्जर देन द एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी, मीन्स बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन द एटम्स. जिस एनर्जी से एटम्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, उसके कंपैरिजन में ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है, जिस एनर्जी से न्यूक्लियॉन जो है वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं, या आपको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को यदि आपने अलग करना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आपने अलग करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. सो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये बाइंडिंग एनर्जी इन एटम्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है. सो देयरफॉर टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स. इसका मतलब साफ है कि यदि आप न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के बीच में बाउंड करके रखना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एक ज़ोरदार फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. और ये जो फोर्स होगा वो कूलम फोर्स से डिफरेंट काइंड का होगा. अब सिंपली एक सवाल पैदा होता है कि देखिए, यदि दो चार्जेस सेम तरह के होते हैं, आई मीन यदि न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस, अब न्यूक्लियस में है तो इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा. यदि डिस्टेंस बहुत कम होगा तो जो रिपल्सिव फोर्स, कूलम रिपल्सिव फोर्स की यदि हम बात करें, तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल्सिव फोर्स होगा. फिर सवाल ये पैदा होता है कि यदि इतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स है, बिकॉज ऑल बोथ द प्रोटॉन्स आर ऑफ द सेम चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता नहीं, तो ये एक दूसरे को बहुत ज़ोरदार तरीके से रिपेल करते हैं. और यदि ये दो इतने ज़ोरदार तरीके से रिपेल करते हैं, तो फिर ये इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे बंधे रहते हैं. इसका मतलब साफ है कि इस फोर्स को, कूलम रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट करने के लिए कोई अलग तरह का फोर्स यहाँ जरूर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, वो एक छोटे से स्मॉल स्फीयर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं. राइट. सो we have already seen and studied that the constancy of the binding energy per nucleon, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये बिटवीन 30 to 170, बिटवीन द मास नंबर ऑफ 30 to 170, it nearly stays constant. So this is all because of the short range nature of this force. So the main features of the nuclear binding force, ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखता है, उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं. सो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, जो पहचान है,
ये 1930 से लेकर 1950 के बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन है जो न्यूक्लियर फोर्स है, फोर्स इसको हम ऐसे लिख देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम, इट इज 100 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ द कूलम फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कूलम फोर्स जिसके बारे में अभी तक आप जानते हैं उन उससे ये 100 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज मोस्ट प्रेवलेंट फोर्स इन द नेचर उससे 10 to the power 36 टाइम बहुत बड़ा होता है, राइट। So this is what you have to know about this first characteristics of the nuclear force. This is the strongest force of the nature. इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, the nuclear binding force has to dominate over the coulomb repulsive force। जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू सेम चार्जेस दैट इज प्रोटॉन्स, उस कूलम रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट कर देता है और इसकी वजह से जो प्रोटॉन है दे रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के भीतर ही रहते हैं। सर जो थर्ड पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में भी यही पढ़ा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कूलम फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन इवन कूलम फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज़ मोस्ट प्रेवलेंट इन द नेचर, एवरी वन नो एंड फील द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो ये कूलम फोर्स से भी कम होता है। और आगे हम चलते हैं, इसका जो फीचर है, फोर्थ फीचर इसकी रहेगी न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस कौन से होते हैं? आप जो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, तो न्यूक्लियस के बीच में क्या क्या हो सकता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। सो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस, ये न्यूक्लियंस कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, ये हो सकते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन। ये तीन तरीके का जो फोर्स है वो लग सकता है इसमें। The nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as their distance is more than a few femtometer। यदि मान लो दो न्यूक्लियंस को आप कंसिडर करें, वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं या दो प्रोटॉन हो सकते हैं। अब हम ऐसा करें कि हम न्यूक्लियस का कुछ पार्ट जैसे कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये न्यूक्लियस को कंसिडर करता हूँ, राइट। और इसके बीच में क्या है? इसके बीच में छोटे छोटे न्यूक्लियंस हैं, ऐसे करके, ओके, ऐसे करके हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसकी बात की है। ये सब छोटे छोटे न्यूक्लियंस हैं और ये मान लो हम इनको प्रोटॉन मान लेते हैं, तो ये आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, जो नीले नीले हैं उनको हम न्यूट्रॉन कंसिडर कर लेते हैं। अब होगा क्या कि आप कोई एक न्यूक्लियन कंसिडर कर लीजिए, चाहे वो प्रोटॉन हो जाएगा चाहे न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब उसकी अपनी एक रेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैं इस न्यूक्लियन को कंसिडर करता हूँ और इसकी जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी अपनी एक रेंज है, वो यहाँ तक काम करेगा। तो इसके इम्पैक्ट में जितने न्यूक्लियंस आएंगे, अब इसी इसके इम्पैक्ट में यहाँ कितने न्यूक्लियंस आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नियरली। अब इसके जो बाहर वाले जो न्यूक्लियंस होंगे, जो इसके इस रीजन से बाहर रह जाएंगे, ये न्यूक्लियर फोर्स को, दो न्यूक्लियंस के बीच में लगने वाले न्यूक्लियर फोर्स को इफेक्ट नहीं डालेंगे। इसका मतलब यदि इस न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा हो जाए, इसका मास नंबर इंक्रीज हो जाए, मास नंबर इंक्रीज होने का मतलब है कि न्यूक्लियस के बीच में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीज हो जाए, तो इससे भी न्यूक्लियर फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी। इसलिए जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है बिटवीन 30 to 170 मास नंबर, ये नियरली कांस्टेंट रहती है, ओके। सो ये इस स्टेज पर, जैसे हम ये एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि कुछ सीमा के बाद ये काम करना बंद कर देता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, राइट। सो अब हम चलते हैं न्यूक्लियर फोर्स की जो फिफ्थ फीचर क्या है। ये रफ प्लॉट जो हमने, ये जो फिगर हमने बनाई है और इसको हम फिगर नंबर 1 मार्क कर देते हैं। ये एनसीईआरटी की किताब से ली गई है।
ये प्लॉट आपको क्या बताता है? देखिए फॉर एग्जांपल एक एक जो न्यूक्लियाई है, अ, एक जो न्यूक्लियन है वो इस पॉइंट पर है, और एक जो न्यूक्लियन है वो कुछ इस पॉइंट के ऊपर है। दिस इज एट दिस पॉइंट। ओके। अब जो दो न्यूक्लियंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो फेम्टोमीटर की रेंज का है। फेम्टोमीटर की रेंज का मतलब 10⁻⁻15 की रेंज का है। हम इसमें ध्यान से देखें कि देखिए, यदि ये दो न्यूक्लियाई सॉरी दो न्यूक्लियन जो है वो इतने दूर है, मैं ये कहूँ कि 3, मैं ये 4 आ जाएगा यहाँ, 4 फेम्टोमीटर की रेंज पर है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बहुत कम होगा। और जिस तरीके से ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, आप ये देखेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी इज मोर नेगेटिव मीन्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। और जैसे ये नज़दीक आ रहे हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच का इंक्रीज होता चला जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये दोनों एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस जो है, आप इस न्यूक्लियन को इसके इतने नज़दीक ले आते हैं। अब ये एक दूसरे के कितने नज़दीक आ गए हैं, आई मीन मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये इतने नज़दीक अब आ चुके हैं। इस टाइम इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.8 फेम्टोमीटर है। जब एक दूसरे के एक फर्मी से कम नज़दीक आ जाते हैं, मीन 0.8 फेम्टोमीटर की रेंज में आ जाते हैं, तो इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी दो दो न्यूक्लियंस के बीच में। जब वो न्यूक्लियस के बीच में दो न्यूक्लियंस एक 0.8 फेम्टोमीटर की रेंज में आ जाएंगे तो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी। उसके बाद यदि आप फर्दर वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, देन द अट्रैक्टिव फोर्स सीजेस एंड रिपल्सिव फोर्स विल कम्स इनटू प्ले। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, बट टू सम हाउ इट इज रिपल्सिव ऑल्सो। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। और जो लास्ट इसका फीचर रहेगा वो ये है कि द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो ये फोर्स किस किस के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है। सो दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। यदि ये तीनों ही पेयर में सेम लगता है, दिस मीन्स दैट न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ये जो फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज प्लस हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो न्यूक्लियर फोर्स वी कैन से दैट न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। So this is all about this discussion. Thank you.